हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं 11th का चैप्टर नंबर 2। ठीक है जी। मैं पंकज रजौरिया आज आपको स्टार्ट कराता हूँ 11th अकाउंट्स। सर 11th की अकाउंट्स ना आसान बहुत है। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, और अकाउंट्स टोटली आसान है। ठीक है, तो मैंने आपके अकाउंट्स को ईजी बनाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए हैं और मैं आपको अकाउंट्स ईजी नहीं, मोस्ट ईजीएस्ट वे से सिखाऊंगा। ठीक है जी। तो आज मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूँ आपको चैप्टर नंबर 2, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई कि मैंने यहाँ पे लिखा अकाउंट्स। पहले मैं आपको एक बात बता दूँ बेटा कि जो अकाउंट्स है इज़ नॉट अ प्रॉपर वर्ड। ये प्रॉपर वर्ड नहीं है। प्रॉपर वर्ड है अकाउंटेंसी। प्रॉपर वर्ड क्या है? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं हम। तो वो तो मार्केट में एक वर्ड फैला दिया गया अकाउंट्स। अकाउंट्स इसकी एक शॉर्ट फॉर्म बना दी गई तो अकाउंट्स बना दिया गया, लेकिन प्रॉपर वर्ड क्या है बेटा? अकाउंटेंसी है। ठीक है जी। तो क्या होता है अकाउंट्स? पहले हम इसकी बात करेंगे क्योंकि कई सारे बच्चे चैप्टर 2 से ही स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग। वो चैप्टर 1 बाद में पढ़ते हैं, उनके टीचर बाद में पढ़ाते हैं। ठीक है जी। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। ठीक है जी। मैं इसको सिंपलेस्ट वे बताता हूँ। देखो, मेरी एक आदत है कि सबसे पहले ना मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा आपकी खुद की भाषा में, कि आपकी खुद की भाषा में उस चीज़ का मतलब क्या है। ठीक है जी। सबसे पहले समझना हमने क्या है, आपकी खुद की भाषा में उस चीज़ का मीनिंग क्या है। अपनी भाषा में सीख गए ना, बुक की भाषा में 1 मिनट में सीख जाओगे। ठीक है जी। मैंने बोला बेटा व्हाट इज़ द अकाउंट्स। हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, ज़िंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं, यही नहीं पता जी अकाउंट्स क्या होता है। तो अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए ना कि जी अकाउंट्स होता क्या है। तो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। अकाउंट क्या होता है? हम लोग बोलते हैं बिजनेस में होने वाली पैसे से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करने को हम लोग अकाउंटेंसी कहते हैं। ठीक है जी। सभी की सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड कर लो, यही है अकाउंट्स, और कुछ नहीं है जी अकाउंट्स। ठीक है जी। पैसे से रिलेटेड जितनी भी लेन देन है उन सब को एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करने को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंट्स बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल का मतलब क्या है? पैसे। पैसे से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनके सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को क्या कहते हैं जी? अकाउंटेंसी कहते हैं। बिजनेस के पैसे से रिलेटेड सभी लेन देन का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड क्या कहलाता है? अकाउंट्स कहलाता है। आगे जी एक ही बार में बात समझ, दिक्कत ही नहीं है कोई। ठीक है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। क्लियर है ये? अब हमने बात करनी व्हाट इज द कैपिटल। सर मेन जो मैं चैप्टर 2 की बात कर रहा हूँ, चैप्टर 2 की बेसिक टर्म्स यहाँ से स्टार्टेड है। ठीक है जी। फिर दोबारा मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं दोबारा बेटा मैं हमेशा एक ही बात पढ़ा रहता हूँ कि किसी भी कंसेप्ट को सीखना है ना तो पहले अपनी भाषा में सीखो, पहले अपनी लैंग्वेज में सीखो कि आपकी लैंग्वेज में उस कंसेप्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। फिर देखेंगे बेटे बाद में बुक में क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी। सबसे पहले कैपिटल। तो कैपिटल को सीखो पहले अपनी भाषा में। पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। बेटा बिजनेसमैन जब बिजनेस में जो पैसा लगाता है बिजनेस को चलाने के लिए, उस पैसे को बोलते हैं कैपिटल। उस पैसे को क्या बोलते हैं? कैपिटल। एक बिजनेसमैन बिजनेस को चलाने के लिए जितना पैसा बिजनेस में लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मेरा ट्यूशन सेंटर है रामा विहार के अंदर। तो मैंने अपने ट्यूशन सेंटर को, जब वो मेरा बिजनेस है उसको चलाने के लिए मैंने उसमें 2 लाख रुपए लगाए। वो जो 2 लाख रुपए मैंने लगाए अपना बिजनेस चलाने के लिए, वो 2 लाख रुपए मेरे लिए क्या है? कैपिटल। तो समझ में आता है आपको कैपिटल क्या है? बिजनेसमैन बिजनेस में जो भी पैसा लगाता है, मालिक बिजनेस में जो भी पैसा लगा रहा है बिजनेस को चलाने के लिए, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है जी। अब यहाँ पे ना एक बहुत ज़रूरी बात जो सीखने वाली है वो बात ये है बेटा, कैपिटल में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन काइंड। सर यहाँ पे आपने क्या सीखा? द अमाउंट, जो भी पैसा आपने लगाया बिजनेस के अंदर मालिक ने, वो क्या है? कैपिटल है। बट एक चीज़ और सीखनी है साथ में, द कैपिटल में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन काइंड। सर कैपिटल कैश की फॉर्म में भी हो सकती है और कैपिटल की फॉर्म में भी, सॉरी काइंड की फॉर्म में भी हो सकती है। अब सर ये काइंड क्या होता है? एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला बेटा
कि जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा एक बिज़नेस है, ठीक है जी, ट्यूशन सेंटर है मेरा, उसके अलावा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कंफ्यूज मत, लिंक मत करना, एक ऐसे दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। सपोज करूँ मैं, मेरे एक परम मित्र, ठीक है, मैंने और रमन ने मिलके एक रेस्टोरेंट खोला, ठीक है जी। जब रमन ने मिलके एक रेस्टोरेंट खोला तो हम लोगों ने बोला कि भाई एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो पैसा तो लगाना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि रमन भाई काम करते हैं, मैं अपने घर से 2 लाख रुपए ले आता हूँ, ठीक है। रमन बोला ठीक है 2 लाख रुपए तू ले आएगा, लेकिन मेरे पास लाने के लिए पैसा नहीं है। मैंने बोला भाई कैसी बातें कर रहा है? कह रहा भाई पैसा नहीं है। कह रहा मेरे पापा नहीं देंगे रेस्टोरेंट के बिज़नेस के लिए पैसे। कह रहा ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, ऐसा है कि मेरे पापा रेस्टोरेंट के बिज़नेस में पैसा नहीं लगाएंगे। तो मैंने बोला फिर क्या होगा? कह रहा भाई मेरे पास ना सामान रखा हुआ है, मैं सामान लेके आ सकता हूँ। मैंने बोला कैसा सामान? बोला भाई मेरे पास ना गैस के चूल्हे, सिलेंडर है, बड़े बड़े पतीले हैं जो खाना बनाने के लिए रेस्टोरेंट में काम आते हैं, तो ये सारा सामान मैं ले आता हूँ। मैंने कहा यार ठीक है, पैसे भी तो पैसे से हम चीज़ें खरीद के लाएंगे। अब रमन ने क्या किया, रमन बहुत सारा सामान लेके आया बिजनेस चलाने के लिए। अब सामान जो है वो कैश की फॉर्म में थोड़ी है, वो काइंड की फॉर्म में, एक किसी और प्रकार में। समझ में आ रही है बात? अब रमन के सामान का वैल्यूशन लगाया गया, रमन के सामान का वैल्यूशन बैठा 1,50,000 रुपये। तो अब मैंने बिजनेस में कैश लगाया है कितना? 2 लाख रुपए, तो मेरी कैपिटल कैश की फॉर्म में है। रमन ने बिजनेस में कैश नहीं लगाया, वो बिजनेस में सामान लेके आया है। तो रमन की कैपिटल किसकी फॉर्म में है? काइंड की फॉर्म में, सामान की फॉर्म में, ठीक है जी। पर वैल्यूशन उसका करा जाएगा, उसकी वैल्यू लिखी जाएगी कि रमन की कैपिटल 1,50,000 रुपये है, जितना वो सामान लेके आया है। आई थिंक आपको कैपिटल समझ में आ गया। फटाफट एक बार रिपीट कर ले, कैपिटल क्या था जी? बिजनेसमैन ने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया बिजनेस को चलाने के लिए, उसको बोलते हैं कैपिटल। द अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय ऑनर इज कॉल्ड कैपिटल। द कैपिटल मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन काइंड। कैपिटल कैश की फॉर्म में भी हो सकती है और काइंड की फॉर्म में भी हो सकती है। ज़्यादा नहीं पढ़ना, एक ही नंबर का पेपर में आएगा तो हम एक नंबर के हिसाब से पढ़ रहे हैं। क्लियर है जी? इसके बाद है गुड्स। सेकंड बेसिक टर्म्स क्या है? गुड्स, ठीक है जी। गुड्स को पहले वही देसी भाषा में पढ़ते हैं। देसी भाषा में पहले आपको अपनी भाषा में मीनिंग बताता हूँ। सर गुड्स क्या होता है? एक बिजनेसमैन ना जिस भी आइटम का बिजनेस करता है वो आइटम उसके लिए गुड्स होता है। एक बिजनेसमैन जिस भी आइटम का बिजनेस करता है वो आइटम उसके लिए क्या होता है? गुड्स होता है। कपड़े वाला कपड़े बेच रहा है, उसके लिए कपड़ा गुड्स है। चश्मे वाला चश्मे बेच रहा है, उसके लिए चश्मा गुड्स है, ठीक है जी। परचून की दुकान जो होती है, ठीक है, वो सब आटा चावल तेल ये सब बेच रहा है तो उसके लिए वो गुड्स है, ठीक है जी। तो आपको गुड्स का मीनिंग समझ में आ गया कि गुड्स का मीनिंग क्या है हमारी भाषा में, कि एक बिजनेसमैन जिस भी सामान का बिजनेस करता है वो सामान जी गुड्स होता है, ठीक है जी। वो सामान क्या होता है? गुड्स होता है, ठीक है। आपने कभी देखा है बिजनेसमैन को? वो बिजनेसमैन जो होते हैं ना, वो अपने बिजनेस के अंदर ना गुड्स को एक अलग लैंग्वेज में बोलते हैं। उनकी लैंग्वेज पता है क्या होती है? उनकी लैंग्वेज होती है ये, भाई साहब माल नहीं आया, भाई साहब माल कब आएगा, भाई साहब माल के पैसे पहुंचा दो। सर जो माल जो वर्ड है ना, वो गुड्स को, हिंदी में गुड्स को माल ही कहते हैं। हिंदी में गुड्स को क्या कहते हैं बच्चे? माल ही कहते हैं, ठीक है जी। तो हर एक बिजनेसमैन अब जिस सामान का बिजनेस करता है उसको क्या कहता है? गुड्स कहता है, ठीक है जी। इंग्लिश में गुड्स, हिंदी में माल। अब ये तो समझ में आ गया हमें कि गुड्स क्या है। पेपर में क्या लिखना है? सर लिखना है हमें द आइटम विच आर परचेज और प्रोड्यूस, जिसको खरीदा जाता है या फिर बनाया जाता है फॉर सेलिंग पर्पस, दोबारा बेचने के लिए, ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब रेगुलर बेस पे आप वो काम करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस आइटम को हम लोग बोलते हैं गुड्स, ठीक है जी। जैसे कई बिजनेस हैं ऐसे होते हैं बेटा जो बना बनाया सामान लाते हैं, और बना बनाया सामान लाते हैं और एज इट इज बेच देते हैं। ये स्केच पेन्स जो है ये मैं एक दुकान से लेके आया हूँ, स्टेशनरी की दुकान से। तो स्टेशनरी की दुकान वाले ने अपने आप थोड़ी बनाया, वो उसने क्या किया, ये बने बनाए लेके आया, परचेज़ किए उसने और मुझे सेल कर दिए। ये आइटम वो परचेज़ करके सेल कर रहा है तो ये आइटम क्या है? उसके लिए गुड्स है। रेगुलर बेसिक कर दिया बेटे हमने यहाँ पे ना, इसको बेसिस कर लेंगे, ठीक कर लेंगे।
ऑन रेगुलर बेसिस कर लेंगे इसे, ये बेसिस है बेटा, ठीक है। तो जो भी आइटम आप लोग खरीद के ला रहे हैं और दोबारा बेच देते हैं रेगुलर बेसिस पे, उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं, ठीक है जी। अब मेरे को गुड्स की बातें जो है ना वो थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई है कि एक बिजनेसमैन जो सामान को खरीद के लाता हो और दोबारा एज इट इज़ बेच देता हो, ठीक है जी, वो भी गुड्स है। एक बिजनेसमैन जो सामान को बना रहा है और बना बना के बेच रहा है, तो वो भी क्या है, गुड्स है। जैसे हलवाई समोसे बना रहा है, कहीं से बने बनाए थोड़ी ला रहा है, समोसे बना रहा है, बना के बेच रहा है। द आइटम विच आर प्रोड्यूस, जो उसने प्रोड्यूस किया फॉर सेलिंग पर्पज, बेचने के लिए ऑन रेगुलर बेसिस, तो वो गुड्स है। सर ये रेगुलर बेसिस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सम टाइम पता है क्या होता है, कई बार हम भी ऐसे काम करते हैं कि हमने एक कोई सामान खरीदा और वो भी हम किसी को बेच देते हैं, तो वो हमारे लिए गुड्स नहीं हो जाएगा बेटा, ठीक है जी। रेगुलर बेस पे बेचने पे गुड्स बोलूँगा मैं उसे। जैसे सपोज करो मैं एक जीन्स की पैंट लेके आया, वो मेरे पैंट ना बड़ी आ गई, तो मैंने अपने फ्रेंड रमन को दे दी। मैंने कहा भाई तू लंबा है, तू पहन ले। रमन ने बोला कितने की है? मैंने बोला भाई मैं 800 रुपये की लाया था, तू मेरे को 800 रुपये दे दे। रमन ने मुझे 800 रुपये दे दिए। अब मैं वो आइटम परचेज तो करके लाया और मैंने वो आइटम सेल भी कर दिया, लेकिन रेगुलर बेस पे तो नहीं करता ना मैं। रोज़ तो नहीं है ना कि मैं ऐसी पैंट लेके आता हूँ फिर कहता हूँ लोगों को भैया मेरी छोटी होगी तू पहन ले, मेरी छोटी आ गई तू पहन ले। तो जो भी आइटम आप खरीद के लाते हो या फिर आप बनाते हो दोबारा बेचने के लिए रेगुलर बेसिस पे, उस आइटम को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स। उसका हम क्या बोलते हैं बेटा, गुड्स। समझ में आती बात? चलें आगे, चलते। समझ में आती बात? चलें आगे। तो हमारे पास जो थर्ड है हमारे पास ड्राइंग। थर्ड बेसिक टर्म क्या है हमारी, ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है भाई? हमने बोला जो भी बिजनेस से पैसा या फिर गुड्स आपने विड्रू मतलब निकाला है फ्रॉम द बिजनेस, मनी और गुड्स विड्रू फ्रॉम द बिजनेस, जो बिजनेस से निकाला है आपने फॉर पर्सनल यूज़, अपने घर के इस्तेमाल के लिए। पर्सनल यूज़ का मतलब क्या है, घर के इस्तेमाल के लिए, उसको हम बोलेंगे ड्राइंग। देखो अब एक बात समझो, हम लोग बिजनेस कर क्यों रहे हैं बच्चे, क्यों कर रहे हैं बिजनेस? हम लोग बिजनेस कर रहे हैं अपने घर चलाने के लिए। अब घर चलाने के लिए पैसा कहाँ से विड्रॉल करेंगे, कहाँ से लाएंगे? बिजनेस से तो निकालेंगे बाद में, तभी तो घर चलेगा। तो घर चलाने के लिए जो भी पैसा हम बिजनेस से निकालते हैं ना बेटा, वो होती है हमारी ड्राइंग। वो क्या होती है, हमारी ड्राइंग। तो पैसा, सर यहाँ पे गुड्स क्यों लिखा? सर एक बात बताओ, जो बिजनेसमैन जिस चीज़ का बिजनेस कर रहा है, क्या वो सामान भी वो किसी दूसरे से खरीद के लाएगा क्या? अगर उसकी खुद की दुकान में है तो वो अपनी दुकान का सामान निकाल सकता है ना। तो अगर उसने अपनी दुकान से गुड्स विड्रॉल किए, चाहे उसने पैसा विड्रॉल किया हो, पर विड्रॉल किसके लिए किया है, अपने घर के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल यूज़ का मतलब क्या है, घर के लिए, ठीक है जी, अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, बेचा नहीं है उसे। उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। सर एग्ज़ाम्पल दे दो, एग्ज़ाम्पल ले लो बेटे। अब सपोज़ करो कि मेरा रेस्टोरेंट था, ठीक है जी, मैंने और मेरे फ्रेंड रमन ने मिलकर एक रेस्टोरेंट खोला हुआ था। अब रमन जो है, रमन और हम लोग दोनों शाम को रेस्टोरेंट पे बैठे हुए थे। शाम को मेरी बीवी आ गई। मेरी बीवी मेरे से क्या बोलती है, वो रेस्टोरेंट पे आई और मेरे से बोली कि बाज़ार जा रही हूँ सब्ज़ी लेने के लिए, तो मुझे 500 रुपये दे दो। मैंने बीवी को 500 रुपये दिए। मैंने कहा लो, बिज़नेस के गल्ले में से निकाल के मैंने बिज़नेस का गल्ला खोला, 500 रुपये दिए। मैंने कहा जाओ सब्ज़ी ले आओ। अब जो 500 रुपये जो बिज़नेस से निकले हैं, क्या वो मेरे बिज़नेस में इस्तेमाल हो रहे हैं? नहीं। कहाँ गए? बीवी के पास। कहाँ क्या आएगी? सब्जी घर के लिए। तो घर के लिए जो पैसा निकला वो क्या है मेरे लिए? ड्राइंग। अब मेरी बीवी बोली अब आई हूँ इतनी दूर, तो अपने रेस्टोरेंट पे एक पेस्ट्री भी खिला दो। मैंने अपनी बीवी को मैंने बोला कि चलो भाई एक पेस्ट्री निकालना, मैडम को एक पेस्ट्री दे दो। तो मेरे जो नौकर थे उन्होंने एक पेस्ट्री निकाली और दे दी, लो पेस्ट्री भी खा लो। अब पेस्ट्री थी 60 रुपये की, जो 60 रुपये की पेस्ट्री भी मैंने दे दी उन्हें। अब मेरे बिज़नेस से क्या निकला जब मेरी वाइफ आई, तो दो चीज़ें निकली। एक क्या निकला? कैश। एक क्या निकला? पेस्ट्री। पेस्ट्री क्या है मेरा? गुड्स। जिस चीज़ का मैं बिज़नेस करता हूँ मेरे लिए क्या है? गुड्स होता है। तो पैसा निकला और गुड्स निकला किसके लिए? पर्सनल यूज़ के लिए, बिज़नेस से। तो वो क्या होगा? ड्राइंग होगा। समझ में आता है जी ड्राइंग क्या होता है? ठीक है जी। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट कर देना यार, बता देंगे दोबारा।
आगे चलते हैं, थर्ड के बाद फोर्थ है बेटा हमारे पास लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी का मतलब होता है जो भी पैसा हमें किसी को चुकाना है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। जो भी पैसा हमें मतलब बिजनेस को किसी को चुकाना है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी बोलते हैं बेटा। द अमाउंट विच इज पेबल बाय बिजनेस, जो भी पैसा बिजनेस को किसी को चुकाना है, जो पैसा बिजनेस का पेबल है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज बोलते हैं। दो वर्ड है बेटा, एक वर्ड है पेड, एक वर्ड है पेबल। पेड का मतलब होता है चुका दिया, पेबल का मतलब क्या होता है? चुकाना बाकी है। ठीक है जी, पेड का मतलब क्या है? चुका दिया। पेबल का मतलब क्या है? चुकाना बाकी है। अब बताओ आप इसमें से लायबिलिटी किससे राइज हो रही है? इस वर्ड से कि इस वर्ड से? यहाँ पर पेबल होना चाहिए था, पेड होना चाहिए था। सर जो पैसा आपने चुका दिया वो दोबारा थोड़ी चुकाओगे, वो चुकाना बाकी थोड़ी है। तो लायबिलिटी किससे राइज होती है? इस वर्ड से, पेबल से। ठीक है जी, चलें आगे चलते। तो हमें चलना चाहिए अब फिफ्थ पे नहीं, पहले ना लायबिलिटी को और एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है जी, लायबिलिटी को ना हम लोग क्लासीफाई भी करते हैं आगे। लायबिलिटी होती है बेटा दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है लायबिलिटी? दो टाइप की लायबिलिटी। देयर आर टू टाइप ऑफ द लायबिलिटी। दो प्रकार की लायबिलिटी हमारे पास। एक होती है करंट लायबिलिटी, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। मेन बेटा यही होता है लायबिलिटी का टाइप, कि दो प्रकार की लायबिलिटी है, दो टाइप की लायबिलिटी है। देयर आर द टू टाइप ऑफ द लायबिलिटी। एक है करंट लायबिलिटी, दूसरी कौन सी है? नॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी होती है? करंट का मतलब पता है अकाउंट्स में क्या होता है? करंट का मतलब होता है 12 महीने। ये करंट वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? 12 महीने। करंट वर्ड का मतलब क्या है बेटे? 12 महीने। लायबिलिटी का मतलब क्या है? जो पैसा चुकाना है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? जो पैसा 12 महीने के अंदर अंदर चुकाना है उस पैसे को हम लोग बोलते हैं करंट लायबिलिटी। द अमाउंट विच इज पेबल विद इन 12 मंथ, जो पैसा 12 महीने के अंदर अंदर चुकाना है वो क्या है मेरे लिए? करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? द अमाउंट विच इज पेबल आफ्टर 12 मंथ, जो 12 महीने के बाद चुकाना हो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर है जी? अब नॉन करंट लायबिलिटी को लेके ना बेटा लॉ ने एक बड़ी इजी सी डेफिनेशन भी दे रखी है। उन्होंने बोला, लॉ मेकर्स ने बोला कि वो हर लायबिलिटी जो करंट लायबिलिटी नहीं है वो नॉन करंट लायबिलिटी है। द लायबिलिटी विच इज नॉट करंट लायबिलिटी, जो लायबिलिटी करंट लायबिलिटी नहीं है वो क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी है। यानी कि जो लॉ मेकर्स है ना उनका जो फोकस है वो करंट लायबिलिटी सिखाने पे रहा। उन्होंने बोला भैया ये सीखो करंट लायबिलिटी क्या होती है। अब जो चीज़ करंट लायबिलिटी नहीं है वो सारी नॉन करंट लायबिलिटी है। बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 11th अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। तो 11th के अकाउंट्स में ना बेटा करंट लायबिलिटी के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसकी डिटेल पढ़ेंगे हम लोग 12th में। 12th में हम कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली बताएंगे कि करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है। वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल अला फला, बहुत सारी डिटेल है वहाँ पे। 4 पॉइंट में देखेंगे करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है। फिलहाल आपके लिए इतना काफ़ी है कि जो पैसा 12 महीने के अंदर चुकाना है वो करंट लायबिलिटी, जो 12 महीने के बाद चुकाना है वो नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। लायबिलिटी को एक और प्रकार से क्लासीफाई किया जाता है, बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। बोलते हैं कि जो पैसा बिजनेस को अपने मालिक को चुकाना है, जो पैसा बिजनेस को अपने मालिक को चुकाना है वो है इंटरनल लायबिलिटी। जो पैसा बिजनेस को अपने मालिक के अलावा किसी और को चुकाना है वो है एक्सटर्नल लायबिलिटी। बात आई समझ में? इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है? जो पैसा बिजनेस को अपने मालिक को चुकाना है उसको बोलेगा इंटरनल लायबिलिटी। जो पैसा बिजनेस को अपने मालिक के अलावा किसी भी बंदे को चुकाना है, किसी भी पर्सन को चुकाना है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसे? एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है जी। अगली क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी के एक्सप्लेनेशन से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो आज हम लोग अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे बेटे।